नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो आज यानी 28 अप्रैल 2025 को एक टर्किश एयरफोर्स का लॉकहीड C-130 हरकुलस एयरक्राफ्ट अरेबियन सी के ऊपर ट्रैक किया गया, जिसका पता फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस ADS-B एक्सचेंज ने लगाया। इस एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर 68016006 था और कॉल साइन TUAF 509 के अंडर ऑपरेट कर रहा था। इस फ्लाइट का अनयूजुअल रूट जो कराची पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, लोगों के बीच क्यूरियोसिटी का बड़ा रीजन बना हुआ है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिसिस और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के बेसिस पर स्पेकुलेशन हो रही है कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के UAV फ्लीट के लिए अर्जेंट एम्यूनेशन ट्रांसफर में इन्वॉल्व हो सकता है। अरेबियन सी के ऊपर टर्किश मिलिट्री C-130 हरकुलस का दिखना अपने आप में एक नोटवर्दी पॉइंट है, क्योंकि टर्किश एयरफोर्स की ऑपरेशन इस रीजन में रेयर है। C-130 हरकुलस एक वर्सेटाइल 4 इंजन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है जो ट्रूप्स, इक्विपमेंट और सप्लाईज को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी प्रेजेंस ने काफ़ी क्वेश्चन उठाए हैं कि इसका मिशन क्या था आखिर। ADS-B एक्सचेंज जैसे फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स जो ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स पे काम करते हैं, रियल टाइम एयरक्राफ्ट मूवमेंट दिखाते हैं और मिलिट्री ऑपरेशन को ट्रैक करने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन गए हैं। TUAF 509 फ्लाइट का ट्रेजेक्ट्री देखकर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एंथुसियास्ट्स का मानना है कि ये कराची की तरफ जा रहा था, जो पाकिस्तान के मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का एक मेजर हब है। अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कि फ्लाइट का एग्जैक्ट पर्पस क्या था, लेकिन एंथुसियास्ट्स का ये मानना है कि ये टर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते डिफेंस कोऑपरेशन का एक हिस्सा हो सकता है। लीडिंग थ्योरी ये है कि C-130 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के UAV फ्लीट के लिए अर्जेंट एम्यूनेशन लेकर जा रहा था। पाकिस्तान ने ड्रोन्स का यूज रिकॉनेसेंस और कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए काफ़ी बढ़ा दिया है, और टर्की जो UAV टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है, पाकिस्तान को बैरेक्टर TB2 और एनका ड्रोन्स जैसे एडवांस सिस्टम सप्लाई कर चुका है। बैरेक्टर TB2 काफ़ी फेमस हुआ है अपनी प्रिसीजन और अफोर्डेबिलिटी के लिए, और ये पाकिस्तान के UAV आर्सेनल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इन ड्रोन्स के लिए स्पेशलाइज्ड इम्यूनेशंस जैसे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल चाहिए होते हैं, जो टर्की के डिफेंस कंपनी जैसे बेकर और रोकेस्टन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एयरक्राफ्ट क्यों पाकिस्तान जा रहा था? क्या सप्लाई करने, या कहीं इसका रीजन पहलगाम टेरर अटैक की बढ़ती टेंशन्स तो नहीं है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर भी पाकिस्तान की तरफ से ही निकल कर आ रही है। तो पाकिस्तान ने पहलगाम टेरर अटैक की इन्वेस्टिगेशन में रसिया और चाइना को इन्वॉल्व करने की मांग की है, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। जैसे कि आप जानते ही हो कि पहलगाम में टेररिस्ट ने फायरिंग की थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज़्यादातर टूरिस्ट शामिल थे। ये 2019 के पुलवामा अटैक के बाद से सबसे डेडली अटैक माना जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड बैंड टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी है। जिसके बाद PM मोदी ने पहलगाम अटैक के प्लानर्स और टेररिस्ट को कड़ी चेतावनी दी थी। इसी बीच रशियन गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्ती को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्हें लगता है कि रसिया, चाइना या फिर वेस्टर्न कंट्रीज एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। उन्होंने कहा वो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम बना सकते हैं जो ये डिसाइड करे कि इंडिया या मोदी सच बोल रहे हैं या झूठ। एक इंटरनेशनल टीम को सच सामने लाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने यह भी क्लेम किया है कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रखी है। उन्होंने कहा कि पता लगाते हैं कि असल में इस इंसिडेंट का जिम्मेदार कौन है। सिर्फ बयान देने का कोई मतलब नहीं है। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है या पाकिस्तान ने उन लोगों को सपोर्ट किया है तो उसका एविडेंस होना चाहिए, सिर्फ खाली स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। इसी दौरान मॉस्को बेस्ड इंडिपेंडेंट US एनालिस्ट एंड्रियो कोरिप्को ने अपने न्यूज़लेटर में लिखा कि पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेड तरीके से इंडिया के आरोपों को डिनाई किया, लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो उनका अपना ही केस वीक करते हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डिप्टी PM और फॉरेन मिनिस्टर इसाक दर ने ये रिमार्क किया कि जो लोग पहलगाम अटैक में शामिल थे वो शायद फ्रीडम फाइटर हो सकते हैं। कोरिप्को के मुताबिक चाहे किसी का कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पर जो भी नजरिया हो, लेकिन टूरिस्ट का मास मर्डर टेररिज्म का क्लियर एग्जांपल है, स्पेशली जब वो रिलीजियस बेसिस पर किया गया हो। फ्रीडम फाइटर्स कहकर टेररिज्म को जस्टिफाई करना दुनिया भर के जेन्युइन फ्रीडम फाइटर का अपमान है, ऐसा उन्होंने अपने न्यूज़लेटर में लिखा। दूसरा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का था, जिसने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हो सकता है कि पहलगाम अटैक का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो और वो रसिया और चाइना से सपोर्ट मांग रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? इसमें दो राय नहीं है। इनके अलावा टेररिज्म फैलाता ही कौन है? और परसों की वीडियो में प्रूफ भी था कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ खुद एक्सेप्ट करता है कि वो और पूरा पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है।
अगली खबर की बात करें तो GTRE के ऑफिशियल्स ने बताया कि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट फंडिंग अप्रूव करती है और इंडियन एयरफोर्स का सपोर्ट मिलता है तो वो कावेरी 2.0 इंजन को अगले 5 से 7 सालों में डेवलप और डिलीवर कर सकते हैं। एक ऑफिशियल जो करंट कावेरी डेरिवेटिव इंजन प्रोजेक्ट से क्लोजली एसोसिएटेड हैं, उन्होंने ही ये बताया कि GTRE का प्लान है कि 2026 के एंड तक कावेरी डेरिवेटिव इंजन का फाइनल सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया जाएगा। सर्टिफिकेशन के बाद इंजन को एक पुराने LCA तेजस MK1 प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट टेस्ट के लिए यूज किया जाएगा ताकि टेक्नोलॉजी के मैच्योरिटी लेवल और फ्यूचर में कावेरी 2.0 बनाने की पोटेंशियल को दिखाया जा सके। फिलहाल कावेरी 2.0 के फाइनल थ्रस्ट स्पेक्स डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन GTRE का टारगेट है कि एक नया इंजन डिजाइन किया जाए जो कम्प्लीटली न्यू कोर के साथ आए और 90 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सके। अगर क्लियरेंस मिल गया तो ये इंजन सिर्फ अपग्रेडेड तेजस MK1A वर्जन को नहीं बल्कि आने वाले तेजस MK2 फाइटर प्रोग्राम को भी पावर दे सकता है। ऑफिशियल ने यह भी ऐड किया कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन के लिए डेवलप हुआ इकोसिस्टम और एक्सपर्टीज एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करती है एक 5th जनरेशन इंजन बनाने के लिए, चाहे टेक्नोलॉजी लार्जली 4th जनरेशन डेवलपमेंट पर बेस्ड हो। GTRE पर्टिकुलरली ईगर है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन को ओल्डर LCA तेजस फाइटर पर इंटीग्रेट करके रियल वर्ल्ड टेस्टिंग की जाए। ये स्टेप इंडिया की फाइटर क्लास इंजन डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को वैलिडेट करने के लिए क्रूशियल माना जा रहा है, स्पेशली RD-33 और M88 क्लास के लेवल पर। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो ये इंडिया के इंजन डेवलपमेंट जर्नी में एक मेजर लीप होगा जो मिलिट्री एविएशन में सेल्फ रिलायंस बढ़ाने के लिए हमेशा से एक डिजायर्ड गोल रहा है। तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया और फ्रांस ने आज एक इम्पोर्टेंट डील साइन करी है जिसमें इंडियन नेवी के लिए 26 नेवल वेरिएंट ऑफ राफेल फाइटर जेट्स प्रोक्योर किए जा रहे हैं, जिसका टोटल कॉस्ट अराउंड 63,000 करोड़ रुपए होगा। ये जेट्स फ्रेंच डिफेंस मेजर डसॉल्ट एविएशन से लिए जा रहे हैं जिसको INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पे डिप्लॉय किया जाएगा। CCS जो PM मोदी की लीडरशिप में होती है उसने इस महीने 22 सिंगल सीटर राफेल M और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर्स के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को अप्रूव किया था। डसॉल्ट एविएशन के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के अर्जेंट ऑपरेशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक इंटरिम मेजर के रूप में इंपोर्ट किए जा रहे हैं जब तक इंडिया अपना खुद का ट्विन इंजन डैग बेस्ड फाइटर डेवलप नहीं कर लेता। राफेल M प्रिक्वायरमेंट में वेपन्स, सिमुलेटर्स, स्पेयर इक्विपमेंट्स, क्रू ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है जो फ्रेंच गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।